तो दोस्तों आज हो गई है 7 मई और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी इस देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही काले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी आईटी सेल की बढ़ी है मुश्किलें। बीजेपी आईटी सेल ने फैलाई है फर्जी खबरें। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। पत्रकार की फोटो लगा करके बोली बीजेपी, टीएमसी के गुंडों ने मार दिया खुद पत्रकार, बोला मैं जिंदा हूं और बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हूं। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राज्य में हिंसा की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जीत की घोषणा होते ही उस पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगने लग रहे हैं, लेकिन इनमें से कई आरोप फर्जी खबर साबित लगातार हो रहे हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार अभ्रो बनर्जी का दावा है कि भाजपा अपने पश्चिम बंगाल के फेसबुक पेज पर उनकी तस्वीर लगा करके लगातार फर्जी खबर फैला रही है। पोस्ट में उनका नाम माणिक मोइत्रो बता करके लिखा गया है कि वो बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का शिकार हो गए थे। इंडिया टुडे के पत्रकार अभ्रो बनर्जी ने भाजपा पर तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, मैं अभ्रो बनर्जी जिंदा हूं और पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। भाजपा आईटी सेल की तरफ से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो वहीं भाजपा शासित राज्यों में तो पत्रकारों को कथित तौर पर फेक न्यूज फैलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब भाजपा खुद ही पत्रकार पर फेक न्यूज फैला रही है तो क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी। देख सकते हैं कि जब से पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं तब से पूरी भाजपा बौखला चुकी है। लगातार यहां पर बीजेपी आईटी सेल सोशल मीडिया पर यहां पर फर्जी खबरें फैला रहा है। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। लॉकडाउन के विरोध में आए हैं किसान संगठन, 8 मई को पंजाब में खुलवाएंगे सभी बाजार, कर दिया है किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान। आप लोगों को बताते चलें, पंजाब के 32 किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के विरोध में 8 मई को पूरे पंजाब में बाजार खोले जाएंगे। किसानों ने व्यापारियों व आम जन का आह्वान किया है कि वे 8 मई को पहले की तरह बाजार खोलने के साथ ही काम करें। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर आम आदमी को बर्बाद करना चाहती है और उसकी इस मंशा को किसान पूरा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इसके साथ ही 10 व 12 मई को एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरना स्थलों पर किसानों की भीड़ जुटेगी बड़ी संख्या में। ये यहाँ पर किसान मोर्चा ने कर दिया है बड़ा ऐलान। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार को ह्यूमन राइट्स वॉच ने लगाई है कड़ी फटकार, कहा आलोचना करो तो बुरा मान जाती है। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के झूठे भारत के विकास की तस्वीर अब दुनिया भर के देशों के सामने आ चुकी है। भारत में अब कोरोना वैक्सीन की कमी के साथ साथ अन्य मेडिकल सुविधाओं की किल्लत ने उजागर कर दिया है कि कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद सरकार ने इससे लड़ने के लिए किस तरह के इंतजाम किए हैं। कोरोना महामारी से लड़ने की जगह देश की सरकार चुनाव लड़ने में व्यस्त थी। इस मामले में देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इसी कड़ी में अब ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने भी भारत सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भी भारत में नेताओं को ऑक्सीजन और दूसरी मेडिकल चीजों की चिंता नहीं है, इसकी जगह वह अपनी आलोचना और छवि की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि भारत में लोग गैर सरकारी संस्थाओं से मदद मांग रहे हैं। आगे आप लोगों को बताते चले, ह्यूमन राइट्स वॉच के दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा है कि भारत सरकार की विफलताओं के बारे में जब भी आलोचना की जाती है तो सरकार इस पर नाराजगी जाहिर कर देती है। जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को कोरोना महासंकट से बचने के लिए सुझाव देने की कोशिश की तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनकी बात मानने के बजाय कांग्रेस पर ही आरोप लगा डाले और यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात का और सुझाव का यहां पर मजाक उड़ाया केंद्र की मोदी सरकार ने। देख सकते हैं कि मोदी सरकार को ह्यूमन राइट्स वॉच ने लगाई है कड़ी फटकार। दुनिया भर में लगातार फजीयत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर पर जताई है चिंता। केंद्र से पूछा हालात बिगड़े तो क्या है प्लान। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हालात काफी खराब हैं। देश में 4 लाख से भी ज्यादा केस सामने निकल के आ रहे हैं हर दिन। इस बीच देश में ऑक्सीजन संकट भी लगातार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत सबसे ज्यादा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर अभी से तैयारी करेंगे तभी कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे। आप लोगों को आगे बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। ऐसे में बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी सरकार ध्यान दे। कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे संक्रमित होंगे तो माँ बाप आखिर क्या करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि तीसरी लहर में मेडिकल स्टाफ भी थक चुका होगा, तब क्या करेंगे। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि माँ बाप खुद अस्पताल में रहेंगे या नहीं, बच्चों की देखभाल कैसे और कौन करेगा, इसके लिए हम कितने तैयार हैं, ये यहां पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। कर्नाटक से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या का आरोप, अधिकारी रिश्वत लेकर के दे रहे हैं अस्पतालों में बेड। मामले में जुड़ा है सांप्रदायिक रंग। आप लोगों को बताते चलें, मामला कोविड मरीजों को पैसे लेकर के अस्पताल में बेड देने का था। बेंगलुरु के भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने इसे उठाया था, लेकिन ऐसा कुछ हो गया है अब की मामले ने सांप्रदायिक मोड़ ले लिया है। मामले में अब तक 2 लोग यहां पर गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। यह मामला खास इसलिए हो गया था कि राज्य में भाजपा शासन के दौरान भाजपा सांसद ने घपले का आरोप लगाया था। लेकिन मामला सांप्रदायिक तब हो गया जब तेजस्वी सूर्या एक कागज निकालकर नाम पढ़ने लगे। सभी नाम मुस्लिम थे और ये सब कोविड फैसिलिटी के वॉर रूम में काम कर रहे थे। इनके पास ही मरीजों को बेड अलॉट करने का जिम्मा था। सांसद इन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछ ही रहे होते हैं कि एक आदमी एजेंसी से भर्ती होने की यहाँ पर बात कहता है। इस पर साथ में खड़े भाजपा के विधायक रवि सुब्रमण्यम पूछते हैं कि अपॉइंट कौन करता है, मदरसा या कॉरपोरेशन। इसी पूरे मामले पर अब विवाद यहाँ पर काफी बढ़ चुका है और लगातार बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या घिर चुके हैं और निशाने पर हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आईडीबीआई बैंक को बेचेगी मोदी सरकार। आरजेडी बोली इनका मकसद कोरोना मिटाना नहीं है, देश की संपत्ति बेचना है। आप लोगों को बताते चले, अब आईडीबीआई बैंक भी सरकारी नहीं रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने इसे बेचने का फैसला कर लिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब 5 साल के बाद पहली बार ये बैंक मुनाफे में आई है। आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की कुल हिस्सेदारी 94% से भी ज्यादा है। जब से आईडीबीआई बैंक को बेचे जाने की खबर सामने निकल के आई है, तब से तरह तरह की चर्चाओं का बाजार यहां पर गर्म है। लोगों का कहना है कि पहले तो सरकार किसी भी सार्वजनिक संस्थान को बेचे जाने के मुद्दे पर उसके घाटे में होने का तर्क देती थी, लेकिन ऐसे वक्त में जब इस बैंक ने 5 सालों के बाद मुनाफा दिया है, फिर इसे बेचने की क्या जरूरत आ पड़ी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आईडीबीआई बैंक को बेचे जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि आईडीबीआई बैंक ने 5 साल के बाद इस बार मुनाफा दिया तो मोदी सरकार से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कोरोना संकट के बीच मरते हुए देशवासियों को बचाने के बजाय मोदी जी ने बैंक बेचने का फैसला कर लिया है। आरजेडी ने कहा है कि सरकार का मकसद देश से कोरोना मिटाना नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति को बेचना है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की यूपी इकाई ने ट्वीट किया है कि मोदी से डर नहीं लगता है साहेब, उसकी कैबिनेट मीटिंग से लगता है, क्योंकि जब भी मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग होती है देश में कुछ ना कुछ बिक ही जाता है। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले का बैंक कर्मचारी संगठनों ने यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया है। लेकिन विरोध से होता क्या है, क्योंकि मोदी जी किसी की भी सुनते नहीं है। यहां पर आईडीबीआई बैंक भी अब जल्द ही हो जाएगी प्राइवेट। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी से तीखा सवाल, नई संसद पर हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए पैसे आखिर क्यों नहीं है आपके पास। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की कमान तीसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की कोविड नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना पर केंद्र के द्वारा कोई पारदर्शी नीति नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मैंने उनसे निपुण नीति बनाने का अनुरोध किया है। तो वहीं इस बीच ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के लोगों ने बंगाल में आकर के कोरोना फैलाया। तो वहीं वैक्सीन को लेकर के उन्होंने कहा है कि राज्य को अभी तक पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिली है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि बीजेपी के नेता राज्य में लगातार घूम रहे हैं,
यहाँ की जनता को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नई सरकार के 24 घंटे भी नहीं हुए और वे पत्र पे पत्र भेज रहे हैं, टीम और नेता आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि वे वास्तव में जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे लोगों के जनादेश को स्वीकार करने का अनुरोध करती हूँ। तो वहीं ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि वे 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके नई संसद और मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन टीकों के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है ममता बनर्जी ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पूर्व आईएएस बोले ये गिद्ध सबों को भी नोच खाएंगे। आप लोगों को बताते चले, पिछले दिनों देश की जनता पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से काफी परेशान थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं होती थी। इस बीच पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई। पता नहीं क्या हुआ कि चुनावों की घोषणा होते ही पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि अचानक से रुक सी गई। एक बार फिर जब पांचों ही राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे भी घोषित हो गए, फिर से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में मूल्य वृद्धि शुरू हो चुकी है। आप लोगों को बताते चले, लगातार यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। कोरोना की मार से करा रहे लोगों के जख्मों पर सरकार कोई मरहम तो नहीं लगा पा रही है, अलबत्ता उस पर नमक छिड़कने का काम जरूर कर रही है। जब सरकार को अपने वोट प्रभावित होने का खतरा दिखाई देने लगता है, यानी कि जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो मूल्य वृद्धि रुक जाती है और चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ने लग रही है। देश के कई हिस्सों में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों की आमदनी बंद है, साधारण व्यक्ति जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। एक वक्त खाता है तो दूसरे वक्त उपवास रखता है। ऐसे में जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे एक बार फिर से महंगाई बढ़ेगी और लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। तो वहीं पूरे मामले में पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव खत्म और यहां पर 3 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। ये वो गिद्ध है जो सबों को भी नोच खाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एक बार फिर से मोदी सरकार की लूट चालू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी के देशव्यापी लॉकडाउन के सुझाव का गहलोत ने किया है समर्थन। आप लोगों को बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश भर में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सुझाव का समर्थन करते हुए कहा है कि पूर्ण नियोजित लॉकडाउन से संक्रमण की कड़ी तोड़ने में काफी मदद मिल सकती है। गहलोत ने ट्वीट किया, मैं राहुल गांधी के इस आह्वान का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि देशव्यापी लॉकडाउन ही अब एकमात्र उपाय बचा है। 1 साल से अधिक समय से हमारे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ देश के लिए भारी कार्यभार तले काम कर रहे हैं। हमने उनमें से कई को गंवा भी दिया है, इसलिए पूरे देश में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाना जरूरी हो चुका है। ये यहाँ पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर न्याय योजना लागू करने की भी मांग कर दी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी न्याय योजना के साथ ही यहाँ पर लॉकडाउन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूपी में बीएसपी के लिए मुसीबत बन सकती है। आजाद समाज पार्टी पंचायत चुनाव परिणामों ने दे दिए हैं साफ संकेत। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के परिणामों में बीएसपी का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी के इलाके में पहली बार अस्तित्व में आई चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने जिस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, उससे साफ संकेत है कि यह पार्टी आने वाले दिनों में बीएसपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। भीम आर्मी की राजनीतिक विंग आजाद समाज पार्टी ने दलितों में अपनी पकड़ बढ़ने का एहसास पंचायत चुनावों के जरिए करवा दिया है। पहली बार पंचायत चुनाव में उतरी आजाद पार्टी का दावा है कि इस चुनाव में 40 से भी ज्यादा सीटों पर उसके प्रत्याशी यहां पर विजयी हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मायावती की राजनीति का गढ़ माना जाता रहा है। इस गढ़ की बदौलत वह कई बार सत्ता पर काबिज हुई है, लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में आजाद पार्टी ने यहां के कई जिले में कुछ न कुछ सीटें पाई हैं। इससे बीएसपी के गढ़ में सेंधमारी के संकेत देखे जा रहे हैं। तो वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो आजाद पार्टी ने पंचायत चुनाव में सीटें जीत करके अपना मजबूत स्थान बना लिया है। जिस तरह से युवा इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में इनका ठीक ठाक कद बढ़ने के आसार साफ तौर पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को लगा है बड़ा झटका, खारिज की है मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन लगाने वाली याचिका। आप लोगों को बताते चले, मद्रास हाईकोर्ट की कोरोना को लेकर के सख्त फटकार और टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से मीडिया को प्रतिबंधित करने की चुनाव आयोग की याचिका को यहां पर खारिज कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत की कार्रवाई पर रिपोर्टिंग से मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है सुप्रीम कोर्ट का, और चुनाव आयोग को लगा दी है फटकार और याचिका कर दी है खारिज। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर होगी ज्यादा भयावह, गडकरी को कमान सौंपे प्रधानमंत्री मोदी, पीएमओ को बताया है पूरी तरीके से यूजलेस। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा मोर्चा ले लिया है। उन्होंने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा तो नहीं मांगा है, लेकिन यह सलाह तो दे डाली है कि कोरोना से लड़ने का काम वे नितिन गडकरी को सौंप दें, क्योंकि उनके बस की बात नहीं रही है कोरोना को काबू करने की। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के आश्रय रहना अब किसी काम का नहीं रह गया है। ये यहाँ पर तो टू कहना है बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।